हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास ही मंजिल तक को पहुंचाते हैं। इसी देव वाक्य के साथ में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का रायपुर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स सीरीज। ये जो आज का डेट है ये है 1 अगस्त 2026 और आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सूचना है। सूचना क्या है? तो रायपुर आईएएस एकेडमी का बिलासपुर ब्रांच लेकर के आया है आप सभी के लिए सीजीपीएससी एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को आप हमारे सेंटर विजिट करके ऑफलाइन मोड में भी दिला सकते हैं, या तो आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम में भी दिला सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे टाइप करना है रिया एकेडमी, आपको हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को घर बैठे यहाँ पे दिला सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है, ऑफलाइन का जो फीस है 999 रुपए है, लेकिन यह अभी ऑफर के तहत आपको मिल जाएगा 599 रुपए मात्र में। और ऑनलाइन की जो फीस है ये आपका 299 रखा गया है, लेकिन ये ऑफर के तहत आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपए में। ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो रायपुर आईएएस एकेडमी ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आपका लेकर के आया है सीजीपीएससी एसआई मेंस के लिए एमसीक्यू बेस्ड आपका क्लास। ठीक है। इस क्लास में आपको मिलेंगे पूरे 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू, जो कि नए तथ्यों पे आधारित होंगे, पीएससी के वर्तमान फैक्ट पे आधारित होंगे, पीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर आधारित होंगे। और इसमें आपके एसआई मेंस में 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपके लैंग्वेज का रहता है, पेपर 2 में पूरा जीएस आपका ब्रह्मांड जीएस आपको पढ़ना रहता है, पेपर 3 में आपके मैथ्स और रीजनिंग का एप्टीट्यूड रहता है। तो ये जो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, और आपका जो एग्जाम है अक्टूबर में होना है। ठीक है, अक्टूबर में ये संभावित है, तो यहाँ पे आस लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक यहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है। तो बचे हुए 2 महीने में एकदम सटीक रणनीति के साथ में एक तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, वहां पे आपको सर्च करना होगा एसआई मेंस कॉम्बो बैच। ठीक है, एसआई मेंस एमसीक्यू बैच कॉम्बो बैच आपको सर्च करना होगा। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 626384854464। ठीक है, इस नंबर पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे आपका ये पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहले टॉपिक में यहाँ पे बोला गया है कि कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने जवेलियन में जीता सिल्वर। ठीक है, जवेलियन में जीता सिल्वर। और एक और भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे, यशवीर सिंह की। ठीक है, तो बारी डिटेल से बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। अभी चल रहा है आपका कॉमनवेल्थ गेम 2026 और इसमें आपके खेल का नाम है भाला फेंक। इसमें भारत के खिलाड़ी हैं, एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम क्या है आपका, नीरज चोपड़ा। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आपके 85.83 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे भारत की एक और खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, यशवीर सिंह है। इन्होंने आपके 85 ठीक है 1 मीटर भाला फेंक करके आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनको कौन सा मेडल मिला है, तो इनको मिला है कांस्य मेडल। तो अब बोलोगे सर स्वर्ण पदक किसको मिला है, तो ये खिलाड़ी है आपके श्रीलंका के। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है नीरज को यहाँ पे दूसरा पोजीशन के साथ में आपका रजत पदक, और यशवीर सिंह को यहाँ पे तीसरे स्थान के साथ में आपका कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम अभी चल रहा है, समापन के बाद इसका पूरा डिटेल आपको इसी चैनल में मिलेगा। अगली जो यहाँ पे आर्टिकल है इसके बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो बोलोगे सर ये तो योजना आपकी 2019 से चल रही है, इसको अभी क्यों करा रहे हो? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कैबिनेट बैठक हुआ है। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मंजूरी आप लोगों के सामने आया है। तो मंजूरी क्या है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है।
जो ये योजना थी ये 2000 आपके 26-27 तक इसका आपका समापन होना था, लेकिन 26-27 से इसका विस्तार करके आगामी 5 वर्षों के लिए इसको क्या कर दिया गया, आपका 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस अतिरिक्त मंजूरी से जो आपके वित्तीय भार पड़ेगा उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपके आगामी 5 वर्षों के लिए 3.15 लाख करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये योजना 2019 से चल रही है, तो अब तक कितना इसमें आपका व्यय हो चुका है। तो अगर बात करूं तो इसमें अभी हाल फिलहाल में कौन सी किस्त, तो 23वीं किस्त मिली है। ठीक है, 23वीं किस्त के तहत आपका कुल कितना रुपए, तो यहाँ पे 4.47 लाख करोड़ से अधिक राशि का आवंटन किया जा चुका है। ठीक है, इस योजना का जो यहाँ पे उद्देश्य रहता है कि इस योजना के थ्रू, ठीक है, देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य रहता है। योजना के विस्तार से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो खेती में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ उत्पादन में सुधार होगा और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। योजना की शुरुआत पूछेगा तो फरवरी 2019 आपको बताना है। इस योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है, तो आपको नोट करके रखना है 6,000 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पे दिया जाता है। तो क्या ये एक मुश्त आपको दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये 3 किस्तों में आपको मिलता है। ठीक है, 3 समान किस्तों में, अब 6,000 को 3 समान किस्त में डिवाइड करेंगे तो एक किस्त में आपको यहाँ पे क्या मिला है, 2,000 रुपए मिला है। किसको मिलता है, तो पात्र जो भूमि धारक किसान परिवार है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। भुगतान का माध्यम क्या रहता है सर, तो ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो अभी तक जो जारी किस्त है तो इसको मैं बता चुका हूँ कि 23 किस्त हो चुकी है, और इस 23 किस्त के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई है वो कितना है आपका 4.47 लाख करोड़ से भी अधिक यहाँ पे इसमें व्यय हो चुका है। ठीक है, और 23वीं किस्त का जो प्रभाव पड़ा है इसमें आपके कितने किसान, तो यहाँ पे 9.49 से भी अधिक किसानों को इसका लाभ सीधे तौर पे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक महिला की भागीदारी क्या होती है, तो हर 4 किसान में से एक लाभार्थी महिला इसमें शामिल है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग के मूल्यांकन रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उसको आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर यूज की बात करें तो यहाँ पे आपके ये जो किस्त है, ये योजना में जो यहाँ पे आपका सहायता राशि दी जाती है उसमें 92% से अधिक लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता का उपयोग कर सीधे कृषि गतिविधि जैसे कि बीज, खाद, उपकरण इत्यादि में इसको उपयोग किया है। इससे बेनिफिट क्या मिला है, तो ऋण से मुक्ति मिली है। पहले किसान सेठ साहूकार से यहाँ पे क्या लेते थे, आपके ब्याज पर ऋण लेते थे, तो उसमें थोड़ा सा निर्भरता में कमी यहाँ पे नजर आ रही है, और ये जो आंकड़ा है कितना आपका 85% का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, तो उत्पादकता में वृद्धि, और ये जो आपका रिपोर्ट है 2020-21 से लेकर के 25-26 तक का रिपोर्ट है, जिसमें कृषि क्षेत्र में आपका यहाँ पे डाटा आपको मिलेगा 9.65%। ठीक है, लगभग यहाँ पे मान मिलेगा। उत्पादन में अगर बोला जाए तो यहाँ पे 10.53, और कुल खाद्यान्न में अगर वृद्धि देखा जाए तो यहाँ पे 21.81% यहाँ पे हो जाएगा। इस पूरे आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने आर्टिकल को ध्यान से सुना है तो इस आर्टिकल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट में यहाँ पे आपको करना है। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को तो आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो रायपुर आईएएस एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसका आपका डेली आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। ये जो मॉक टेस्ट है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जा करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में से आपका, पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो मॉक टेस्ट का पैटर्न होगा, सेम जो पीएससी का लेवल रहता है, पीएससी का पैटर्न रहता है, उसी पर आधारित होगा। ठीक है, तो पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 2 समान किस्तों में दी जाती है। योजना के लगभग 25% यानी कि 4 में से 1 लाभार्थी महिला किसान है। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, राइट। यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है इसमें हम लोग बात करेंगे आपके भारत के एक और खिलाड़ी की, जिनका नाम क्या है, अस्मिता डे है। और इन्होंने भी अभी हाल फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता है, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और देश के लिए जूडो में ये पहला गोल्ड मेडल है। देश के लिए जूडो में ये पहला गोल्ड मेडल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें याद क्या रखना है सर, तो इसमें खिलाड़ी का नाम याद रखना। खिलाड़ी का नाम क्या है आपका, अस्मिता डे है। खेल किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से है। इनको क्या मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है। और इसका आयोजन आपके कॉमनवेल्थ गेम में किया। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इनको ये पदक मिला है। ठीक, अगला आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पेपर कट, और इस पेपर कट में 3 आर्टिकल दिए हैं। इन तीनों आर्टिकल को बारी बारी से देखेंगे। इनमें से एक आर्टिकल को हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, जो कि आपका कौन सा है, पीएम किसान योजना है। 2 आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैबिनेट का फैसला, तो कैबिनेट के फैसले में आपको एक मिलेगा समुद्र मंथन योजना। ये योजना क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सूर्य सरोवर योजना। तो ये योजना क्या है, इन सभी को यहाँ पे आपके लिए समराइज करके ये वाले स्लाइड में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं समुद्र मंथन योजना की। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो बता देना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल गैस का जो किल्लत है, इसको देखते हुए देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की तलाश करना, ये क्या है आपका इस योजना का उद्देश्य है। और जब भी कोई योजना आती है तो उसके लिए पहले से ही क्या होता है, बजट में वित्तीय प्रावधान रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक आपके कुल कितना खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। याद करके रखना है आपका, 84,084 करोड़ आपके रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। महत्व क्या रहेगा, तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एक सुदृढ़ कदम माना जाएगा। ठीक है, तो यह जो योजना है भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देगी, और यह कदम भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। दूसरा जो आर्टिकल था ये हमारा क्या था आपका, तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ठीक है, इस योजना के तहत सारी चीजों को देखेंगे तो वित्तीय परिव्यय को देखेंगे तो ये कितना आपका 5,070 करोड़ रुपए स्वीकृत है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो देश के जलाशयों, तालाबों और नहरों पर 5,000 मेगावाट की क्षमता के तैरते यानी कि जो फ्लोटिंग यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे विकसित करना है। ऊर्जा के भंडारण की बात करेंगे तो इन परियोजनाओं में कम से कम 2 घंटे की भंडारण क्षमता वाले ऊर्जा सिस्टम, ठीक है, ऊर्जा भंडारण सिस्टम शामिल होंगे। अब इन सब चीजों को बारीकी से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो पीएससी का पैटर्न होता है वो क्या रहता है आपका, तो कूड वाला पैटर्न रहता है, तो स्टेटमेंट वाले पैटर्न रहते हैं। तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सहायता क्या है, तो पात्र फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में 2,000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ठीक है, ये कहाँ पे है, इसको आप लोग यहाँ पे बताना। ठीक है, कहाँ पे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसको मैंने पिछले करंट अफेयर सेशन में यहाँ पे कंप्लीट कराया है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता देना। चलो अगला यहाँ पे, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। भारत के विशाल समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज के लिए हाल ही में शुरू की गई समुद्र मंथन योजना का कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करना है भाई। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते चलना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन भी आपके प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में है, तो इसको भी आपको डिटेल से पढ़ लेना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अगले आर्टिकल की बात करेंगे तो वालफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट मछलीपट्टनम नौसेना में शामिल हुआ है। क्या चीज है, क्या इसको पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल समझेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, नौसेना ने 31 जुलाई को, कब आपकी 31 जुलाई को वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम क्या रखा गया है, मछलीपट्टनम रखा गया है, को लॉन्च करने की जानकारी दी है। इसका निर्माण किसके द्वारा, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट से में से ये कौन से क्रम का है, 7वां है। तो ठीक है, इसकी क्लास क्या है, तो माहे क्लास का एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। नामकरण किसके, तो जहाज का नाम आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम क्या आपका मछलीपट्टनम है। कौन सा आपका शहर है, मछलीपट्टनम है। तो इसी के नाम पर इस नाम को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और यह जो जहाज है इसका महत्व क्या है, तो यह मछलीपट्टनम की ऐतिहासिक और भावना को विरासत को भावना ऐतिहासिक भावना को विरासत को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज यहाँ पे आपके दिए गए हैं फैक्ट, इसको आप लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं कि इसमें आपके मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि में वाइस एडमिरल अतुल आनंद उपस्थित रहे थे, तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। अगले आर्टिकल की ओर चलेंगे तो पतंजलि मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी खरीदेगी। ठीक है, दो ग्रुप है यहाँ पे, एक तो आपका 30 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद और धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बीमा नियामक यानी कि आपके IRDAI से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें कुल कितने का यहाँ पे डील वैल्यू है, तो डील वैल्यू आपको याद रखना है 4500 रुपए का, यहाँ पे सॉरी 4500 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या मिलेगा, डील वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पतंजलि है, पतंजलि आयुर्वेद है और DS यहाँ पे ग्रुप है। तो इसमें पतंजलि का जो हिस्सेदारी रहेगा ये कितना रहेगा, आपके 73.6% रहेगा, और यहाँ पे DS ग्रुप का कितना रहेगा, 24.5% हिस्सेदारी यहाँ पे आपका डील कर लिया गया है। ये सारे फैक्ट को आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आएगा कि IRDAI क्या होता है, तो इसका तो पहले पूरा नाम यहाँ पे जान लो। IRDAI का पूरा नाम क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछेगा तो स्थापना आपके IRDA एक्ट 1999 के तहत 1999 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी भूमिका क्या होती है, तो भारत के अंदर जो यहाँ पे बीमा है उसको क्या करना, रेगुलेट करना, जो बीमा कंपनी है उसको क्या करना, निगरानी रखना, इसका यहाँ पे भूमिका रहता है। ठीक है, और इसका कार्य कैसे होता है, जैसे बैंकों में RBI होती है, RBI सारे बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखती है, निगरानी रखती है, वैसे ही ये जो संस्था है ये सारे बीमा कंपनी के ऊपर क्या रखता है, निगरानी रखता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे आपको देवाशीष जी मिलेंगे। चलो अगला आर्टिकल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगले आर्टिकल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डूरंड कप की। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया है, कब किया गया है, तो 31 जुलाई आपको याद रखना है। आयोजन आपको पूछा जाएगा तो आयोजन आपको बताना है 31 जुलाई से आपका 23 अगस्त 2026 तक यह चलेगा, और कौन से संस्करण है, तो संस्करण आपको बताना है कि सर ये 135वां संस्करण है। और एक बात आपको याद रखना है, ये जो आपका टूर्नामेंट है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। कब से चालू हुआ है, तो ये जो आपका टूर्नामेंट है ये 1888 से चालू हुआ है। भारत की भारतीय सेना द्वारा इसको चालू किया गया था, और इसका नाम लॉर्ड डूरंड के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब इस बार के जो यहाँ पे टूर्नामेंट है उसमें कुल टीमें की संख्या कितनी है, 24 है। ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, 6 ग्रुप यहाँ पे हैं। तो इस सभी चीजों को आप लोग नोट करके रखोगे। चलो अगला यहाँ पे देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा आपके ग्वालियर में। कहाँ पे बनेगा, आपके ग्वालियर में। तो ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का फेज 1 बनाया जाएगा। ठीक है, 30 जुलाई को दूर संचार विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ नई दिल्ली में एक समझौता साइन किया है। इस पहल का मकसद क्या है, तो टेलीकॉम जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक इक्विपमेंट होते हैं उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है।
तो ये सब यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना पॉइंट। जो मेन पॉइंट उसको मैं ही बताता हूँ कि दूर संचार विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और दूर संचार विभाग की स्थापना 1 जनवरी 1985 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पे? आपके नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से आज के जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम थे इसको हमने बारी बारी से बहुत बारीकी के साथ देखा। और एक चीज जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो आपको यहाँ पे एक अंगूठा यहाँ पे यानी कि एक लाइक आपको इस वीडियो को यहाँ पे करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।